हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को यूपीएचएससी के सिलेबस में दी गई कविता हजार हजार बाहों वाली शिशिर इस कविता की व्याख्या करवाने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सभी का कहना था कि यूपीएचएससी में लगाई गई जितनी भी कविताएं हैं उनकी व्याख्या शुरू की जाए, तो इस पे जो कविताएं रह गई थी तो चलिए उसकी व्याख्याएं मैं करवा दूंगी। और जो कविताएं करवा चुकी हूँ आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको वो कविताएं भी मिल जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने आप सभी को इस कविता के बारे में कि किस कविता में क्या चीज़ कवि के द्वारा बताई गई है वो भी मैंने आपको बताई थी, तो एक बार उन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं आप सभी को नागार्जुन जी की जो जीवनी है, जैसा कि आपने बताया कि मैं सबसे पहले जीवनियाँ भी साथ में इंक्लूड कर दूँ कविताओं के, तो चलिए सबसे पहले हम जीवनियों को देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं और इसके बाद हम कविता पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि नागार्जुन जी का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम जो है वो है वैद्यनाथ मिश्र। जन्म तिथि इनकी है 11 जून 1911 ईस्वी। तो यहाँ देखिए 11 जून 1911, 11 से आप याद रख सकते हैं। और जन्म स्थान है गांव सतलखा, जिला मधुबनी, राज्य और बिहार राज्य में ये स्थित है। तो ये बिहार के ये कवि हैं मधुबनी जिला के। और इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो चलिए इस पे भी विचार कर ले, क्योंकि परीक्षा में उपनाम से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इनको जिस उपनाम से पूछा जाता है, तो देखिए हिंदी साहित्य में इनको नागार्जुन के नाम से जाना जाता है, वहीं मैथिली रचनाओं में इनको यात्री के नाम से जो है जाना जाता है, संस्कृत रचनाओं के लिए इनको चाणक्य नाम से जाना जाता है, और वहीं पे लेखकों और मित्रों में इनको नाग बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र है और इनकी माता का नाम श्रीमती उमा देवी है और इनकी पत्नी का नाम अपराजिता है। तो अब परीक्षा में जो मुख्य चीज़ पूछी जाती है वो है इनके उपन्यासों के बारे में। तो इनके उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इस कविता से संबंधित तो नहीं है, लेकिन नागार्जुन के विषय में उनकी कविताओं के प्रकाशन वर्ष के विषय में प्रश्न जो है बराबर पूछा जाता है। तो चलिए इनके उपन्यासों को हम देख लेते हैं। तो पहला है रतिनाथ की चाची, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। दूसरा है बलचनमा 1952 ईस्वी। और तीसरा है नई पौध 1953 ईस्वी। बाबा बटेसर नाथ 1954 ईस्वी। जमनिया का बाबा 1955 ईस्वी। दुख मोचन 1957 ईस्वी। वरुण के बेटे 1957 ईस्वी। कुंभी पाक 1960 ईस्वी। हीरक जयंती 1961 ईस्वी। उग्र तारा 1963 ईस्वी। इमरतिया 1968 ईस्वी। पारो 1975 ईस्वी। गरीबदास 1989 ईस्वी। तो ये इनके द्वारा 13 उपन्यासों का क्रमानुसार विवरण हो गया है। अब इनकी कहानियाँ कौन कौन सी है, तो इन्होंने जो है 1936 से लेके 1967 तक जो है करीब 12 कहानियों की रचना की, और जिनका संग्रह सन 1982 में आसमान में चदा तेरे नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें ये सारी कहानियाँ इनकी संकलित हैं। इनकी पहली कहानी जो है वो है असमर्थ दाता, जो कि मासिक पत्रिका दीपक में 1936 में अ किचन नाम से प्रकाशित हुई। बाद में सन 1940 में वैद्यनाथ मिश्र के नाम से विशाल भारत में ये कविताएं छपी थी। तो अब ये कहानियाँ कौन सी है, कहानी छपी थी। तो कहानियाँ हैं असमर्थता, तापहारणी, जेठा, काया पलट, विशाखा मृगार माता, ममता, विषम ज्वर, हीरक जयंती, हर्षचरित की पॉकेट एडिशन, मनोरंजन टेक्स्ट, आसमान में चंदा तारे, भूख मर गई थी और सूखे बादलों की परछाइयाँ। तो ये इनकी कहानियाँ हैं। अब इनके द्वारा कौन कौन सी कविताएं लिखी गई है, तो देखिए इनकी कविताओं के भी आते जरूर हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार, और इनके काव्य संग्रह कौन से में क्या चीज़ संकलित है। तो इनका सबसे पहले काव्य संग्रह जो है वो है युगधारा 1953 ईस्वी। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी। प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी। तालाब की मछलियाँ 1974 ईस्वी। तुमने कहा था 1980 ईस्वी। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी। हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी। पुरानी जूतियों का कोरस
1983 ईस्वी। तो ये इनके द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह है। आगे है ऐसा भी क्या, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, 1985 ईस्वी। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, 1986 ईस्वी। इस गुब्बारे की छाया में, 1990 ईस्वी। भूल जाओ पुराने सपने, 1994 ईस्वी। और अपने खेत में, 1974 ईस्वी। तो ये इनके काव्य संग्रह है। अब बात करते हैं इनके खंड काव्यों की। तो खंड काव्य में इनके आ जाते हैं भस्मांकुर 1971 ईस्वी और रत्नगर्भ 1987 ईस्वी। तो ये इनके द्वारा 2 खंड काव्य रचे गए। अब बात करते हैं इनके द्वारा कौन कौन से निबंध जो है लिखे गए हैं। तो करीब इनके द्वारा निबंधों की संख्या जो है वो है 56, जो कि नागार्जुन रत्नावली भाग 6 में संकलित है शोभाकांत के द्वारा। अब इसमें निबंध कौन कौन से हैं इनके, मृत्युंजय कवि तुलसीदास, बुद्ध युग की आर्थिक व्यवस्था, उपन्यासी क्यों, मशक्कत को दुनिया, कैलाश की ओर, आज का मैथिली कवि, आज का गुजराती कवि, मैथिली और हिंदी, अमृता प्रथम, नई चेतना, पंजाब के पुरुषार्थी, वैशाखी पूर्णिमा, महाकवि वल्लतोल, यशपाल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अन्नहीनम, क्रियाहीनम और बम्भोले नाथ। इसके अलावा है सत्यनाशी प्रलय, जल प्रलय, प्रेमचंद एक व्यक्तित्व, भ्रष्टाचार का दानव, प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी और वंदे मातरम। इसके अलावा नागार्जुन ने धार्मिक सांस्कृतिक पर्वों पर भी निबंध लिखे हैं, जैसे दीपावली, होली, वैशाख पूर्णिमा आदि। इनके द्वारा लिखे गए नाटक है, इन्होंने केवल 2 ही नाटक लिखे हैं, जिनका कथानक जो है ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित है, वो है अनुकंपा और निर्णय। इनके द्वारा जो जीवनियाँ लिखी गई वो कुछ इस प्रकार से है। तो नागार्जुन ने जीवनी के रूप में निराला के जीवन प्रसंगों का रेखांकन एक व्यक्ति एक युग शीर्षक से किया। निराला के व्यक्तित्व का नागार्जुन ने इस शीर्षकों में विभाजित किया है। तो उन्होंने केवल नागार्जुन के ऊपर अपनी जीवनी लिखी है और इस प्रकार से उसका विभाजन किया हुआ है। इस प्रकार से उसमें शीर्षक है। देखिए यहाँ पे नाम देख सकते हैं, एक व्यक्ति एक युग, जो कि निराला के जीवन पे आधारित है नागार्जुन के द्वारा। और उसमें कुछ जो शीर्षक है वो इस प्रकार है, जीने की पहली शर्त, आत्मनिष्ठा का संघर्ष, 3 प्रबल संस्कार, देश काल के शर से बिंदकर, महाशक्ति का साक्षात्कार, संतुलित रस चेतना, पीढ़ियों के पक्षधर, दुर्घर्ष और अपराजय, सुरती फाकोगे नागा अर्जुन। इनके द्वारा जो अनुवादित कृतियां हैं वो है जयदेव के गीत गोविंद का भावानुवाद सन 1948 में इन्होंने किया, कालिदास के मेघदूत का सन 1956 में अनुवाद किया है, शरद चंद्र के उपन्यासों ब्राह्मण की बेटी तथा देहाती दुनिया का इन्होंने अनुवाद किया है। और इसके अलावा नागार्जुन द्वारा अनुवादित कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के उपन्यास पृथ्वी वल्लभ सन 1954 में प्रकाशित हुए। और इसके अलावा इन्होंने विद्यापति के 100 गीतों का अनुवाद किया है। और संस्कृत में इन्होंने 3 काव्य रचनाएं रची है, कुछ इस प्रकार हैं, देश दशकम, कृषक दशकम और श्रमिक दशकम। अब मैथिली साहित्य में जो है इनकी रचनाएं क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो इनके द्वारा मैथिली में रची गई उपन्यास है पारो, नवतुरिया और बलचनमा। और मैथिली में रची गई जो काव्य संग्रह है वो है चित्रा और पत्रहीन पक्ष हो गया है, पत्रहीन नग्न गाछ। और इस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। बंगला साहित्य में इन्होंने जो रचना रची है, तो इनकी रचना देखिए 1978 से लेके 1979 तक इन्होंने बंगला में अपनी रचनाएं की है। और इन्होंने इनकी जो रचना है वो है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, इस नाम से इनकी बंगला रचना जो है द्विभाषी में ये प्रकाशित हुई है। और नागार्जुन रचनावली खंड 3 में नागार्जुन ने 41 बंगला कविताएं संकलित की है। इनके द्वारा जो बाल साहित्य रचे गए वो है कथा मंजरी, अयोध्या का राजा, रामायण की कथा, वीर विक्रम, 3 अहदी, अनोखा टापू और सयानी कोयल। और अब बात करते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार जो है वो मिले हुए हैं। तो इनको पत्रहीन नग्न गाछ पे 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, भारत भारती पुरस्कार 1987 में, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार द्वारा 10-10 हज़ार की पुरस्कार राशि 1982 ईस्वी में, कुर्तुक एन हैदर ट्रस्ट द्वारा 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि 1987 में,
KL भदौड़िया ट्रस्ट द्वारा ताम्रपत्र और 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किए गए हैं 1987 में। बिहार प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर बिहार सरकार द्वारा इनको बिहार रत्न से सम्मानित किया गया 1987 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भारत भवन भोपाल में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 1989 में। तो ये सारे इनके जो पुरस्कार हैं वो थे। तो ये हो गई इनकी संपूर्ण जीवनी। अब बात करते हैं अपनी कविता पर। तो देखिए, जीवनी ऐड करने से कविता थोड़ी लंबी हो जाती है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ कविता है, हजार हजार बाहों वाली शिशिर विष कन्या, उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या, हिम दग्ध होठों के प्राणशोषी चुंबन, तन मन पर लेप गए ज्वालामय चंदन, एक एक शिरा में 100 सुइयों की चुभन, अद्भुत यह भुजपाश अद्भुत आलंगन, तृण तरु झुलस गए पड़ा है उसमें तुषार, किया है महाकाल ने हिमानी का श्रृंगार, आज है गरल धन्य कल था सुधा धन्या, हजार हजार बाहों वाली शिशिर विष कन्या, उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या। तो अब शिशिर क्या है? तो देखिए, शिशिर जो है एक ऋतु है। तो भारत में जो है 6 प्रकार की ऋतु जो है वो पाई जाती है। तो ये चीज़ देख लीजिए, भारत में 6 ऋतुएं होती है। बसंत, यहाँ मैं लिख देती हूँ अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। यहाँ मैं लिख देती हूँ हेमंत और शिशिर। तो देखिए, जो ये हेमंत और शिशिर होते हैं ये शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतुएं होती है। इसमें से हेमंत जो है वो शुरुआती सर्दी जो होती है वो होती है, लेकिन जो शिशिर ऋतु होती है, अगर बात की जाए ठंड की, तो देखते होंगे आप कि 25 दिसंबर, ये 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच जो है एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती है। और यही ठंड जो है, यही जो है वो शिशिर ऋतु जो है कहलाएगी। शिशिर जो एकदम दहला देने वाली ठंड जो आती है ना, वो इसमें आती है। तो यहाँ पे सर्दी ऋतु इसी में आ जाएगी। तो यहाँ जो शिशिर ऋतु है उसको क्या कहा गया है? हजार हजार बाहों वाली। अब पहली चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि हजार हजार बाहों वाली नाम से नागार्जुन की, जैसा आपको मैंने काव्य संग्रह में बताया, तो इनका काव्य संग्रह भी है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। पहली चीज़ तो ये हो गई, ये इनकी काव्य संग्रह है जिसमें इनकी 110 कविताएं जो है संकलित है। यानी कि 1982 से लेके 1980 तक इन्होंने जितनी भी कविताएं रची है वो इनके काव्य संग्रह हजार हजार बाहों वाली में संकलित है, जिसमें इनकी प्रथम कविता जो है वो है प्रतिहिंसा ही स्थायी स्वभाव है, और इनकी अंतिम कविता है हमने तो रगड़ा है। ये 110 कविताओं में मैंने आपको पहली कविता बता दी और अंतिम कविता बता दी। तो अब बात करते हैं कि ये कविता जो है हजार हजार बाहों वाली शिशिर, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। अगर आपको काव्य संग्रह पूछेंगे तो 1981 लिखिएगा, और आपको कविता पूछेंगे तो 1965 लिखिएगा। तो ये चीज़ दोनों में अंतर है जो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो मूल भावार्थ निकलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मुख्य चीज़ें जो पेपर में आजकल पूछी जाती है वो मैं आपको कविता के अंत में बताऊंगी। अभी जो है हम व्याख्या पर आते हैं। हजार हजार बाहों वाली शिशिर विष कन्या, तो यहाँ पर शिशिर को हजार हजार बाहों वाली कहा गया है और विष कन्या भी कहा गया है कि शिशिर कैसा है? हजार हजार बाहों वाली विष कन्या के रूप में हमारे सामने आई हुई है। उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या, कि ऐसी मतलब कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि लग रहा है कि सांसों में जैसे कि प्रलय रूपी वन्या, यानी कि जो यहाँ पे एक जो मानवीकरण किया गया है, स्त्री के रूप में शिशिर का वर्णन किया गया है कि ये प्रलय का रूप धारण करके हमारी सांसों में उतर आई है। हिम दग्ध होठों के प्राणशोषी चुंबन, कि हिम दग्ध
तो बर्फ ऐसे हैं जो दग्ध कर रही हैं, यानी कि जला रही हैं। हिम तो वैसे ठंडा होता है, लेकिन वो ऐसे दहकने वाली ठंड लगी रही हुई है। होठों के प्राणशोषी चुंबन, ऐसा लग रहा है कि वो होठों पे प्राणों को शोषित करने वाली चुंबन ले रही है। तनमन पर लेप गए ज्वालामय चंदन, और तनमन पर ऐसा लग रहा है कि एक ज्वाला सी, जैसे चंदन जो है लोग लेप लगाते हैं चंदन का, लेकिन यहाँ पर शिशिर ने जो है एक ज्वाला के समान लोगों के ऊपर चंदन लपेट दिया है। एक एक शिरा में 100-100 सुइयों की चुभन, इसकी एक एक शिराओं में, ये जो इसकी बाहें हैं, तो इसकी एक एक शिराओं में ऐसे लग रहा है कि जैसे इसने 100-100 सुइयाँ जो है वो एक एक शिराओं में चुभा दी है। अद्भुत यह भुजपाश, अद्भुत आलिंगन। फिर यहाँ पे जो है इसका सकारात्मक रूप भी ये कहा गया कि अद्भुत यह भुजपाश, कि इसका जो ये भुजपाश है जो इसने हमें जकड़ रखा है, ये बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत आलिंगन, आलिंगन मीन्स की गोद में बिठा लेना, तो इसने जो हमें आलिंगन गले लगा लेना, हमें जो आलिंगन कर रखा है वो भी बिल्कुल अद्भुत है इसका। तृण तरु झुलस गए, पड़ा है ओश में तुषार, कि तृण यानी कि जो घास है और तरु यानी कि पेड़ है वो झुलस गए हैं, यानी इस ठंड के मारे जो उनकी दशा है वो एकदम खराब हो चुकी है। पड़ा है ओस में तुषार, और जो बर्फ़ की चादरों से जो है ओस में जो ओस की बूंदें हैं उससे संपूर्ण जो ये जगह है वो ढक चुका है। किया है महाकाल ने हिमानी का श्रृंगार, और ऐसा लग रहा है कि महाकाल ने स्वयं ये हिमानी का यानी कि बर्फ़ का जो है श्रृंगार करके हमारे सामने महाकाल स्वयं उतर आया है। आज है गरल धन्य, तो यहाँ पर गरल यानी कि विषधर, तो आज जो है ये विष का रूप लेकर हमारे सामने आई है गरल धन्य, धन्य है ये। कल था सुधा धन्य, लेकिन कल जो है इसका रूप ऐसा नहीं था, यानी कि कल तो जब जो ये शिशिर ऋतु होती है, ये ठंड होती है, वो हमें कब अच्छी लगती है, जब गर्मी होती है। तो गर्मी के समय जो ये ठंड था तो उसको इस टाइम सुधा धन्य कहा गया, यानी अमृत के समान ये लगती है। लेकिन अभी जो है इतनी ठंड पड़ी हुई है कि इसको विष के समान कहा गया है। हजार हजार बाहों वाली शिशिर विष कन्या, तो ये कैसी है, हजार हजार बाहों वाली शिशिर जो है विष कन्या के रूप में हमारे सामने आई हुई है। उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या, तो हमारी सांसों में प्रलय लेकर ये आई हुई है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब इसमें मुख्य जो चीज़ें आती है, तो यहाँ जो प्रश्न बनता है, तो प्रकाशन वर्ष को लेके मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर आपसे कविता पूछी जाए कि कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आप लिखेंगे 1965 ईस्वी, और अगर काव्य संग्रह पूछा जाए तो आप लिखेंगे 1981 ईस्वी। पहली चीज़ ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कवि तो आपको पता ही है, नागार्जुन की कविता है, और किसके ऊपर है, तो शिशिर ऋतु है, उसके ऊपर आधारित ये कविता है। और इसमें क्या क्या बताया गया है, शिशिर ऋतु को किस प्रकार बताया गया है, क्या क्या उपमाएं दी गई है। मुख्य चीज़ जो यहाँ से प्रश्न आता है कि यहाँ पे इसको क्या क्या उपमाएं दी गई है। तो यहाँ पर शिशिर को क्या कहा गया है, हजार हजार बाहों वाली। दूसरा विषकन्या कहा गया है। देखिए आजकल का जो पेपर का पैटर्न है उसमें आपसे जैसे सरोज स्मृति पे प्रश्न आया था कि क्या क्या उपमाएं जो है सरोज को लेके निराला जी ने दी है, तो इसी प्रकार से यहाँ भी उसी प्रकार से प्रश्न बनता है कि जो ये शिशिर है उसको क्या क्या उपमाएं दी गई है। तो हजार हजार बाहों वाली कहा गया है, विषकन्या कहा गया है, प्राणशोषी कहा गया है, प्रलय की वन्या कहा गया है, और भुजपाश देख, और इसके अलावा जो है अद्भुत भुजपाश वाली कहा गया है। इसका अद्भुत जो है आलिंगन है वो चीज़ें कही गई है। तो यहाँ जो है जो भी उपमाएं दी गई है देख लीजिए आप। हिमानी का, ऐसा लग रहा है हिमानी का श्रृंगार करके आई हुई है।
तो यहाँ पे मुख्य चीज़ें आप यहाँ नोट करते जाइए कि इसको कहा गया है विष कन्या, हजार हजार बाहों वाली, और तो ये 4-5 चीज़ें जो है इसके बारे में कही गई है, वो मैंने आपको यहाँ टिक कर दिया था, यहीं से मैं बता देती हूँ। विष कन्या हो गया, प्राणशोषी चुंबन करने वाली, सुइयों से चुभने वाली, अद्भुत भुजपाश है इसका, अद्भुत आलिंगन है, सुधा धन्या और सुधा गरल भी कहा गया है, गरल धन्या, सुधा धन्या भी कहा गया है, गरल धन्या भी कहा गया है, महाकाल के जैसा श्रृंगार किया हुआ है वो भी इसको कहा गया है। तो ये सारी इसको उपमाएं दी गई है, जो यहाँ मुख्य रूप से प्रश्न जो कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, तो ये चीज़ें आती है और इस पे बेस्ड अगर प्रश्न आता है तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो कविता थी उसका जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आप सभी को बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप सभी को समझा सकूं, और इससे प्रश्न भी हम आगे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल व्याख्याएं करेंगे। और कोई वीडियो से संबंधित जानकारी चाहिए, किसी वीडियो पर आप चाहते हैं कि जल्दी वो वीडियो सामने लाया जाए किसी टॉपिक पर, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।